नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर देवव्रत शर्मा जी हैं। देवव्रत जी पढ़ाने के अलावा अलावा एक लेखक के रूप में उनकी एक विशेष पहचान है। आज हम उनसे ये जानने का प्रयास करने वाले हैं कि क्रिएटिव राइटिंग का जो प्रोसेस है, क्या देयर इज़ सम प्रोसेस इन राइटिंग? How someone is inspired to write something, etc. So, Professor, let's begin with the basic in terms of your first pull towards expressing yourself through writing and how which genre you would pick up came to you. नमस्कार। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि राइटिंग, ये सृजन का जो पूरा प्रोसेस है, ये किस तरह से क्रियाशील होता है, ये किस तरह घटित होता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। तो मैं बहुत सारे आयामों की बात ना करते हुए, जो कुछ क्रिटिक्स ने, जो क्रिटिक ने या अच्छे क्रिएटिव राइटर्स ने जिक्र किया, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था वो उससे कितना मुख्तलिफ रहा, उसमें क्या डिफरेंसेस मैंने महसूस किए, मैं उसकी चर्चा कर सकता हूँ। तो जैसे टी.एस. इलियट की बात लें, तो हम लोग शुरू में जब पढ़ते थे, जब स्टूडेंट थे, तो वो कहता था कि भाई पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। आपने कोई चीज, आप इमोशनल हुए, आप भाव विभोर हुए, आपने कुछ चीज क्रिएट कर दी। वो पोएम के रूप में भी आ सकती है, वो कलाकृति के रूप में आ सकती है, पेंटिंग के रूप में, किसी तरह से। तो आप उस इमोशन से इजाद पा गए। पर अब मैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक कोई शॉर्ट स्टोरी रिसाइट कर रहा था। ये आईआईटी रुड़की कैंपस की बात है। तो मैं वही भाव, जिस भावों में मैंने वो कहानी लिखी थी, हूबहू वही भाव मुझे महसूस हुए। तो मुझे तो लगा कि शायद ये चीज सब पे लागू नहीं है। इट्स नॉट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, रादर इट्स अ रीकिंडलिंग ऑफ इमोशन, इट्स अ रीजुवेनेशन ऑफ इमोशन। तो इस तरह के छोटे छोटे पक्ष होते हैं। और लिखता मैं दोनों चीजों लिखता हूँ। क्रिटिकल राइटिंग भी लिखता हूँ, मेरा वो रोजी है, मेरा पेशा है। बीइंग अ प्रोफेसर, I have to write critical articles also, and I write creative also. पर जितनी मुश्किल से, और ठीक उसी तरह से, it's quite a paradox, उतनी ही असहजता से ये क्रिएटिव चीजें जहन में आ जाती हैं। क्रिटिकल दो तीन बातें मेरे दिमाग में आई, जिसमें से एक तो ये था कि इमोशंस से आप किसी लेवल पर मुक्त हो रहे होते हैं लिख कर जी। जैसे कि कुछ है जो आपको उसका दबाव है कि उसको एक्सप्रेस करना है। और जो दूसरी बात आपने कही, वो उन इमोशंस को जिंदा भी रखता है, न केवल आपके लिए बल्कि पाठक के लिए भी। तो कोई क्रिएट करता है, उसके मन में क्या होता है कि मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज वन क्वेश्चन। इसका दूसरा है कि हर मनुष्य नहीं इस तरह का अगर वरदान कह दो, या उसमें ये ब्लेसिंग उसको नहीं मिली है, या उसके पास ये स्किल नहीं है कि वो अपने को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करे। तो इन सीढ़ियों की तरफ चलते हुए थोड़ा सा अगर इस पर चिंतन करें आपके साथ, क्रिएटिविटी से आप क्या अर्थ लेते हैं? देखिए, सृजन की पूरा यूनिवर्स हमारे आसपास सब सृजन ही तो हो रहा है, क्रिएशन ही तो हो रहा है बारंबार। कोई भी चीज नया तो कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, इसकी भी दो तीन फिलोसफीज हैं, दो तीन थियरीज हैं। एक थियरी कही कि सब कुछ है ही नहीं नया, सब कुछ ऑलरेडी विद्यमान है यूनिवर्स में, आपने उसको ढूंढ लिया, या कहीं आपके तार उसकी तारों से जुड़ गए। तो वो तार जुड़ने वाली बात सी मुझे ठीक लगती है कि भाई हाँ, कहीं आपके तार उस चीज से जो एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी यूनिवर्स में, उससे जुड़ गए। और ये कैसे होती है, कई बार लिखने में लगता है कि जैसे आप अपना ही लेख वापस पढ़ो तो ताज्जुब होता है कि ये मैंने कब लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं। तो जो एक शब्द कहते हैं ना, उतरना, वो मैंने महसूस किया है। किस तरह से कविता आपके हृदय पटल पे या आपके जहन में उतरती है, और वो किस तरह से फिर वो एक कागज पे शब्दों के द्वारा दर्शाई जाती है।
क्रिएटिविटी के रेफरेंस में ये है कि जिस तरह का वातावरण है वो भी आपको प्रभावित करता है। जिसे हम इंस्पिरेशन कह दें, इंट्यूशन कह दें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो आपके रेफरेंस में क्या ऐसे घटक हैं जो आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए इंस्पायर करते हैं? देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। कोई एक छोटी सी सिंपल सी चीज जिसको 10 लोग गुजर गए देख के और उसको नजरअंदाज कर दिया उन लोगों ने, वही चीज एक लेखक को पता नहीं किस एंगल से कहाँ प्रेरित कर सकती है, कोई नया एक आयाम उसके सामने वो प्रस्तुत कर सकती है। और वही शायद जो डिफरेंस है बिटवीन अ पर्सन हु इज राइटिंग और हु इज अ क्रिएटिव पर्सन, हु इज एन आर्टिस्ट एंड हु इज नॉट अ, मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग आर्टिस्ट नहीं होते, उन्होंने शायद अपनी विधा को तराशा नहीं है इतना, या क्या कहना चाहिए कि उनको मौका नहीं मिला तराशने का। तो बस इतना ही सा फर्क होता है, तो चीज वही है, पर कब उसने किस तरह से प्रभावित कर दिया इसको आप शब्दों में या किसी थियरी में बांध नहीं सकते। ये बड़ा विस्तृत वो सब्जेक्ट है। क्रिएटिविटी के रेफरेंस से जो बात आपने कही है वो जिस तरह से पहुंचनी चाहिए उसके बारे में भी जो कुछ आपके मन में होता है वो वैसा हो, उस लिहाज से जब आप कविता है या कहानी पढ़कर सुना रहे हैं तो वो एक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो वो रिलिव करना होता होगा उन मोमेंट्स को। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है कि आपकी कहानियां लोग आपके द्वारा बार बार सुनना चाहते हैं। तो वो जो एक परफॉर्मर है जो कि कहानी सुनाता है, वो एक अपने आप में अलग आर्ट हो गया, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, पहले ये बहुत पॉपुलर था, जो रेसिटेशंस हुआ करते थे, पोइट्रियों के, शॉर्ट स्टोरीज के सेशंस हुआ करते थे और लेखक खुद अपनी लिखी हुई चीज पढ़ा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बखूबी जानता है कि कहाँ क्या भाव है, क्या नहीं है, और उस भाव को वो थोड़ा सा स्ट्रेस देके कई बार उजागर कर देता, जो एक नॉर्मल जो ऑडियंस है वो उसको मिस कर सकता है कभी। तो वो उस चीज को उजागर कर सकता है, स्ट्रेस देके, कई बार उसको रोक के, पॉज देके, बहुत सारी ये तरीके हैं। तो और क्योंकि आप अपनी ही बात कह रहे हो, आपके ही भाव हैं, तो आप बखूबी जानते हो क्या चीजें हैं, तो शायद आप उसको बेहतर कह सकते हो। तो ये आप मुझसे सहमत होंगे क्या कि जो परफॉर्म करना है यानी कहानी सुनाना है, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो कि लिखने वाले क्रिएटिव एक्सप्रेशन से अलग है। और हो सकता है कि कोई लेखक बहुत अच्छा लेखक हो बट जब वो सुनाएगा तो उसकी बात में उस तरह खिलेगी नहीं उस तरह जैसे कि आप सुनाते हैं तब खिल जाती ये- एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब सृजन ही नहीं होगा, लिखेगा नहीं, तो कोई इसको पढ़ेगा क्या और कोई इसको सुनाएगा क्या और सुनेगा क्या। तो वो दूसरी आर्ट ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट करती है उसको, बट इट इज अ सेकेंडरी आर्ट। प्राइमरी आर्ट तो आपका लेखन या आर्टिस्टिक का जो जो नजरिया है, या पेंटर हैं आप, जो जो भी हैं। क्रिएटिव प्रोसेस में जैसे कि हम ऑफ कोर्स शब्द हैं, जिस विधा में आप बात कह रहे हैं उसका उसकी अपनी एक संरचना है, पर इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि वो किसके लिए कही जा रही है, जो कहानी आपकी है वो किस तक पहुंची है। जैसे आपकी कहानी कुछ अमेरिका में छपने वाले पत्रिकाओं में भी छपी है, सेतु इत्यादि में, यहाँ भी छपती रहती हैं। जी, तो जो आपके कहानी का कंज्यूमर है या पाठक है, वो आपके मन में होता है क्या कहीं उसके बारे में एक कुछ आइडिया कि भाई मैं ये इस तक पहुंचाने के देखिए, लिए ये पॉपुलर राइटिंग में, और एक वो कहते हैं ना, आप अपने खुद के सुख के लिए लिख रहे हैं, उसमें ये बेसिक डिफरेंस है। जो पॉपुलर राइटर है, हमेशा वो ऑडियंस को नजर में रख के, अपने रीडर को नजर में रख के वो लिखेगा। वो उसको सस्पेंस भी क्रिएट करेगा। पहले पुराने टाइम में जैसे डिकन्स नॉवल लिखा करते थे, तो वो सीरियल्स में आया करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में। कि एक मैगजीन में एक पार्ट, एक चैप्टर आ गया, फिर अगला चैप्टर दूसरी, एक महीने बाद दूसरी उसमें आएगा। तो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए
वो उनको आर्टिफिशियली कई बार इन चीजों को उजागर करना पड़ता था, कहीं बढ़ाना पड़ता था, कहीं घटाना पड़ता था, किसी को विलुप्त करना पड़ता था। तो वो पॉपुलर ऑडियंस वाली चीजें हैं। यहाँ लिखने का मकसद, मैं तो इसको बहुत ऊंची चीज मानता हूं कि भाई आप हाँ उससे जुड़ गए, किसी ऊपरी शक्ति से आप जुड़ गए और जो उसने लिखा है वो आपने लिख दिया। तो ना कोई उसमें कोई रीडर है दिमाग में, ना कोई ऑडियंस है, बस लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं पता नहीं। तो अब ये जो बात आपने कही है, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसको, जैसे आपने कहा, उससे जुड़ गए, तो कोई कहे भाई उससे जुड़ने के लिए तो और भी कई तरीके हैं, लेखन ही क्यों। पर मैं उस चर्चा में नहीं जाते हुए दूसरी तरफ आपके साथ मैं बढ़ना चाहूंगा, और उसका संबंध आप ही से। क्रिएटिव राइटिंग आपको और अधिक संवेदनशील बनाती है, और आपको कहीं ना कहीं मदद करती है जीवन से जुड़ने में। आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है रिलेशंस में, उस पर भी इस ये कुछ थोड़ा बहकर आ जाता है। जो क्रिएटिविटी का जूस जो आपके अंदर जिस तरह से जी, लिखने के बाद निकलता है, इसके बारे में थोड़ा रसोविसा, जी। निसंदेह। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग उसको उस लेवल पे जाके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत लिटरेचर में ये माना जाता था कि सहृदय जो आपका अभिनय देख रहा है, जो ऑडियंस है आपका, तो साधारणीकरण की विधा हुआ करती थी कि आपने जो इमोशन क्रिएट किया थिएटर पे, वही उसी लेवल पे जाकर उसकी फीलिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके ऑडियंस को भी हो रही है। और एक तरह का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाया करता था कि आप और आपका ऑडियंस एक हो गए। तो अगर उस लेवल पे आगे आदमी जाकर इनको महसूस करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि जो चीज एक राइटर को महसूस हुई थी, वो अपने लेखन के द्वारा दूसरे को तक पहुंचा सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं जाके उसको महसूस कर सकता है। अंतिम सवाल के रूप में मैं ये आपसे और निवेदन करूंगा कि जो कुछ हम जीते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लेखन में आता ही आता है। जी, तो एक लेखक को ऐसा थोड़ा सा अनुमान हो जाता है कि अमुक स्थिति में होने से, अमुक वातावरण में या अमुक स्थान पर होने से मेरा जो क्रिएटिव जूस है वो अधिक फ्लो होता है। ऐसा कुछ आपके साथ है क्या कि उसे कई लोग रिचुअल बना लेते हैं? कुछ लोग सुबह उठ के लिखते हैं, रात को लिखते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान में बीच बीच में कभी कभी ख्याल आते हैं, और वो बड़े पोटेंट ख्याल होते हैं, आर्टिस्टिक रूप से लेके बड़े ओरिजिनल क्रिएटिव। और पर ये अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर लॉस्ट, क्योंकि आप उस स्थिति से निकलना नहीं चाहते। ये बड़ी विडंबना है। आप उस स्थिति से को भी नहीं छोड़ना चाहते और आप उस थॉट को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो दोनों में से एक को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप उसको थॉट को रिकॉर्ड करने के लिए उठेंगे, तो वो आप ध्यान का जो सुख है, जिस स्थिति में आप है आनंद की, आपको उससे वंचित होना पड़ेगा। तो तो आप क्या करते हैं फिर? ऐसा होता है तो ध्यान की कभी 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 कुछ याद रह जाता है, 80% छूट जाता है। तो अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि ध्यान आपके लिए एक माध्यम है जो कि कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी का बूस्ट वहां से होता है। मेरे ख्याल से हर किसी के, जो भी अच्छा राइटर है, आर्टिस्ट है, और तो और खिलाड़ी जो बहुत अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं ध्यान का सहारा लेते ही लेते हैं। जैसे अभी आपकी क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर का भी बड़ा जिक्र करते थे, तो कहते थे कि वो रेगुलर मेडिटेशन के सेशंस लिया करते थे। थोड़ा सा विषय को हम जी, इसके सिक्के के दूसरी तरफ जाएंगे, और जी, ध्यान बिल्कुल सही रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। चाहे लिखना है या जो कुछ भी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करती हो, ऐसा अगर माना जाए तो आप उसको सही मानते हैं? क्यों नहीं? वो आपकी तरफ तो लेके जा रही है आपको। सारी जो विधाएं हैं आपके उन पक्षों को एक्सप्लोर कर रही हैं जो शायद आप भी नहीं जानते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस एवरी राइटिंग इज अ न्यू डिस्कवरी अबाउट योर ओन सेल्फ। और आप अब खुद की डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स की डिस्कवरी कर रहे हैं। अब तो हम चलते हैं उन लेखकों की तरफ जिनको पढ़कर इस डिस्कवरी में
कुछ परतें आपके लिए हटती हैं या जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए, एक लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि एक मनुष्य के जी, रूप में? जी, जी, जी। देखिए हर अवस्था में, जैसे शुरुआत में जो राइटर्स मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो थोड़ी-सी और मैच्योरिटी के साथ वो विलोपित हो गए दिमाग से। फिर दूसरे नए सेट ऑफ राइटर्स आए और फिर एक तरफ जटिल चीज़ें समझने की कोशिश करने लगा और इतना आ गया कि अब तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया कि मुझे ये डर है कि कहीं दूसरे लोगों का फ़िक्शन मेरे राइटिंग में किसी तरह पेनिट्रेट ना कर जाए। एक प्लेजरिज्म का एक धब्बा ना लग जाए। तो हुँ। मैं अब जो भी मैं पढ़ता हूँ, वो नॉन फ़िक्शन पढ़ता हूँ। मैं फ़िक्शन पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा-सा आपके सीक्रेट्स पता करते हैं। पहले किनका फ़िक्शन आप पढ़ते थे? हम ढूँढेंगे नहीं उनको आपके लेखन में। नहीं, मैंने हिंदी में भी बहुत पढ़ा है। हिंदी के लेखक भगवती चरण वर्मा को मैंने पढ़ा। प्रेमचंद से मैंने शुरुआत करी थी और शुरुआत में जेन ऑस्टिन को पढ़ा, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा, टॉमस हार्डी ने प्रभावित किया, डी.एच. लॉरेंस ने बहुत प्रभावित किया, वर्जीनिया वुल्फ पढ़ा और ग्रैहम ग्रीन को पढ़ा। ऐसे तमाम बहुत सारे नॉवेलिस्टों को पढ़ा। ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगे। पोएट्री में मुझे मॉडर्न पोएट्री ज़्यादा अच्छी लगी। टी.एस. एलियट पे तो मैं मेरी थीसिस ही उस पे है। पीएचडी की थीसिस जो मैंने लिखी है वो टी.एच. एलियट पर ही है। टी.एस. एलियट पे। तो इम्पर्सनलाइज़ेशन की बात आ जाती थी टी.एस. बिल्कुल, एलियट से बिल्कुल, होते बिल्कुल। हुए। तो हाँ, इम्पर्सनलाइज़ेशन को लेते हुए जब प्रोफ़ेसर देवव्रत शर्मा जी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को खो देने की यात्रा भी कर रहे होते हैं लेखन के माध्यम से। पर साथ ही साथ जब आप लिख रहे हैं तो उस विधा की जो माँग है उसके प्रति सजग भी रहना है, तो पूरी तरह खो भी नहीं जाएँगे। हालाँकि आपने पहले ऐसे कहा कि स्वान्त सुखाय, फिर भी आपने जो इतने उपन्यास पढ़े होते हैं या आपको पता होता है कि ये जो जगह है यहाँ पर इस तरह से चलना है शब्दों को लेके। तो उस अर्थ में जो कुछ भी आपकी कथा वस्तु होती है, वो पहले से आपके अंदर आ जाती है कि ये कहानी इस तरह से प्रवाहित होगी या आप उसके साथ प्रवाहित होते हैं, वो जहाँ आपको लेकर चली जाए। और एक सवाल जोड़ने दें क्योंकि जिस तरह का एक कथा बार में एक पूछिए मैं भूल जाऊँगा फिर। तो यहाँ पर ही तो रहिए। जी। जैसे कहानी के बहुत आपने बड़ा रोचक सवाल पूछा। कहानी कई बार टुकड़ों में आती है जी। और मैं आपको बहुत एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक मेरी कहानी थी, मैं कई अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, उसका एंड नहीं मेरे समझ में आ रहा था कि मैं उसको किस तरह से समाप्त करूँ। तो कई महीनों के अंतराल उसका जो अंत जो था, वो मुझे स्वप्न में आया अच्छा। और फिर एग्ज़ैक्टली जो चीज़ मैं लिखना चाह रहा था और बिल्कुल मेरे ज़हन में आ नहीं पा रही थी, वो स्वप्न में बिल्कुल एक इतना पिक्चरस्क था, इतना क्लियर था, तो उससे मैंने अपनी कहानी की एंडिंग थोड़ा-सा करी। विवरण बता सकते हैं उसका? एक ये मेरे फ़ादर के गुरु थे, उन पे वो कहानी बेस्ड थी और उसका मैं एंड इस तरह से करना चाहता था कि एक पॉज़िटिविटी पर वो चीज़ें ख़त्म हों और खाली पॉज़िटिविटी नहीं है कि भई देयर इज़ अ होप कि कुछ भी ख़त्म नहीं होता है और जो ख़त्म हुआ है वो एक नई बिगिनिंग के रूप में है। तो जब वो मैंने स्वप्न में एक मंदिर देखा और मंदिर में मैंने एक देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है, शायद वो ब्रह्मपुत्र है या गंगा है, मैं उस समय नहीं अंदाज़ा कर पाया। दूर चमकता हुआ एक मंदिर है। मंदिर पे मुझे आकृतियाँ दिख रही हैं और मुझे नदी पार करके भी जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कैसे करूँ, कोई वहाँ बोट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो एक एस्थेटिक सा एक व्यक्ति है, दाढ़ी बड़ी हुई है, साधु भाव उसमें भेष में है एंड ही कम्स और वो हाथों से पैडल कर रहा है, जैसे बोट को पैडल करते हैं ना, उस तरह से कर रहा है और मुझे इंडिकेट करता है, ही नॉड्स कि यू कैन डू द सेम, हुँ, कम हुँ, आफ्टर मी। हुँ, तो मैं उसको पीछा करते-करते ठीक उसी तरीके से जा रहा हूँ। थोड़ा-सा सररियलिस्टिक हो जाएगा ये। अ, और मैं वहाँ देखता हूँ तो वहाँ फिर मुझे उनकी वो जो गुरु महाराज हैं उनकी आकृति दूर से दिखाई देती है और बड़ी उनकी आँखों में से जो तेज चमक रहा है, बिल्कुल मैं सपने में विजुअलाइज़ कर पाया था उस चीज़ को। तो बहुत ही सुंदर
जो चेतना की यात्रा है जी। वो सृजन पक्ष जब हमारा जागृत होता है तो वो किस तरह से उसको एक उर्वरा और मिलती है, शक्ति मिलती है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर आपने कुछ बातें अपने भीतर की बताई, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए जो शिल्प की बात मैं और आपके साथ करना चाहता था कहानी के, तो आप जब आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास का जो एक कलेवर है वो बड़ा है और उसमें आपके पास अधिक स्थान है अपनी बात को कहने का, अधिक अध्याय में आप लिख रहे हैं। जो आप शॉर्ट स्टोरी ज्यादा लिखते हैं तो उसमें जो ये दूसरा पक्ष होता है लिखने के बाद एडिट करने वाला, उस पे बहुत अधिक काम करना होता है। कभी-कभी कहानी कहती होगी नहीं, नहीं मुझे थोड़ा और खींचो, लंबा लेकर जाओ, ऐसा कुछ पात्र कुछ बातें करते होंगे आपसे? ये देखिए, अभी तक तो जो कहानी लिखी, उसमें बहुत ज़्यादा फेर-बदल नहीं हुई, क्योंकि वो आई टुकड़ों में। एक तीसरा पार्ट पहले आ गया, दूसरा कभी आया, पहला कभी आया, और उनको जोड़ना एक चैलेंज था कि भई किस तरह से उनको जोड़ना है। कहानी की माँग, आप सही कहते हैं, पर ये मुझे ज़रूर आया कि अब जो कहानी लिखी है, उसका एक सेकंड वर्ज़न भी होना चाहिए, इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए। मैं नॉवल क्यों नहीं लिख पाया? शायद समय नहीं मिला, या मैं अपनी इतनी देर तक अपने आप को बाँध नहीं पाया। क्योंकि नॉवल लिखने में इट नीड्स रियल परसिवरेंस ऑफ स्पिरिट, ऑफ टाइम, ऑफ एंड्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसमें। तो देखिए, आप हो सकता है अगली मर्तबा जब हम आप मिलें तो शायद मेरे हाथ में एक नॉवल हो। तो बातचीत का समापन करने से पहले एक तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा अपने अध्यापन के साथ-साथ ये जो रचनात्मक प्रक्रिया आपकी है वो जागृत रही है और कई बार ऐसा होता है हमारे भीतर होता है कि एक लेखक के रूप में मेरा ये मुकाम है, कई बार नहीं भी होता है। आपके केस में कुछ ऐसा है, देखिए पाठक तक पहुँचने का अपना एक संतोष और आनंद होता है, जैसे आपकी रचनाएँ छपती हैं या आप सुनाते हैं तो उस दृष्टि से भी कभी मन में आता है कि नहीं मेरी कहानी को मैं थोड़ा इस तरह से मोल्ड कर लूँ कि जो स्वांतः सुखाय के अलावा वो मास अपील उसकी बने, ऐसा कुछ? सब यही तो नहीं हो पाता। देखिए, हर किसी की ख्वाहिश है लेखक की, कि भाई मेरा जो स्कोप है, दायरा है, मेरे जो ऑडियंस हैं, वो बड़े, परस्पर बढ़ते जाएँ। पर उसमें वो सब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो होते हैं, वो नहीं हो पाते। पता नहीं क्यों, क्यों नहीं हो पाते, इसका भी उत्तर मेरे पास अभी तो इस समय तो नहीं है। और शायद मैं बमुश्किल आगे ही कुछ कर पाऊँ उसको। हाँ, पर ये ज़रूर है कि हाँ, ऑडियंस में बढ़े और लोगों के पास वो कहानी जाए। बस ये इतनी सी कामना है। जो कुछ चर्चा आपसे हुई उससे ऐसा लगता है कि भारत आपके भीतर है, अचेतन में भी है, वो आपकी कहानियों के माध्यम से भी आता है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो पक्ष आपकी कहानियों में कहीं न कहीं छुपा-छुपा सा मुखरित होता है, उसका भी एक अलग रस आपके लिए भी और पाठकों या श्रोताओं के लिए भी सुलभ होता है।